Hello and welcome kids. How are you doing? Welcome to Rhythms TV चैनल। आइए दोस्तों, आज और एक नई कहानी सुनते हैं। शरारती चूहा। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में मनी नाम का एक चूहा रहता था। वह बड़ा ही शरारती और नटखट चूहा था। वह हर वक्त कुछ ना कुछ शरारत करता रहता था। उसके घर वाले भी उससे बहुत तंग आ चुके थे। एक दिन की बात है, वह अपने घर में आराम से बैठकर चाय पी रहा था। चाय पीते पीते उसने सोचा, आज दिन भर दूसरा कुछ काम तो है नहीं, तो क्यों ना मैं आज शहर घूम आऊं। यह सोचते ही मनी चूहा जल्दी से तैयार हुआ और शहर में घूमने चला गया। चलते चलते वह आसपास की सारी चीजें देखने में दंग हो गया। उसे बहुत ही मजा आ रहा था। आसपास बहुत सारी दुकानें थी। उसे लगा, यह शहर कितना सुंदर है। वहां बहुत बड़े बड़े रास्ते थे और उसमें बहुत सारी अलग अलग किस्म की गाड़ियां घूम रही थी। लोग अपनी ही मस्ती में गुल थे। किसी का ध्यान ही नहीं गया कि चूहा वहां घूम रहा है। वहां अलग अलग किस्म की दुकानें सजी थी, जिसमें एक कपड़ों की दुकान भी थी। मनी चूहे ने देखा, उस दुकान में बहुत सारे रंग बिरंगी कपड़े रखे हुए थे। मनी के पास कोई अच्छे कपड़े नहीं थे, इसीलिए उसने सोचा, चलो आज मैं नए कपड़े सिलवा लेता हूँ। दुकान में बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग आ जा रहे थे। मौका देखते ही वह चुपके से दुकान में घुस गया। वह अब धीरे धीरे दुकान के अंदर घूमने लगा और आसपास की चीजें गौर से देखने लगा। दुकान बड़ी आलीशान थी, जिसमें कुछ लोग बिना हिले डुले एक ही जगह पर खड़े थे। पहले तो मनी उन्हें देखकर घबरा गया, बाद में पता चला कि वह असली इंसान नहीं है, वह तो पुतले हैं। चूहा मन ही मन मुस्काया और बोला, मैं भी कितना पागल हूँ, इनको असली इंसान समझ रहा था। फिर वह आगे बढ़ा। वहां कांच की पेटियों में बहुत अलग अलग किस्म के रंग बिरंगी कपड़े रखे हुए थे। उनमें से चूहे को गुलाबी रंग का रेशमी कपड़ा बहुत भा गया। उसने मन बना लिया कि इसी कपड़े को लेकर मैं अपनी कमीज सिलवाऊंगा। थोड़ा आगे चलते ही उसे दुकानदार मिला। चूहे को देखते ही दुकानदार को बड़ा गुस्सा आया। दुकानदार ने चिल्लाते हुए चूहे से कहा, भाग यहाँ से। अब थोड़ी भीड़ भी कम हो गई थी, इसीलिए चूहा अब दुकानदार से बातें करने लगा। उसने गुलाबी कपड़ा दिखाते हुए कहा, मुझे यह कपड़ा दे दो, मैं इसे अपने कपड़े सिलवाऊंगा। दुकानदार ने मनी से कहा, मैं चूहों को कुछ नहीं देता, भाग यहाँ से। अब मनी चूहे को गुस्सा आ गया और वह दुकानदार से बोला, रातों रात मैं आऊंगा, पूरी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कूतरूंगा। यह सुनते ही दुकानदार डर गया। उसे लगा, अगर सच में रात को चूहों की सेना आ गई तो मेरी पूरी दुकान के कपड़े कुतर डालेंगे। उसने तुरंत ही मनी को कहा, नहीं नहीं चूहे भाई, आपको सेना लाने की कोई जरूरत नहीं है, यह लो, मैं अभी आपके लिए कपड़े दे देता हूँ। यह कहकर दुकानदार ने चूहे को उसका पसंदीदा गुलाबी कपड़ा दे दिया। चूहा बड़ा खुश हुआ और वहां से निकला। आगे जाकर उसे दर्जी की दुकान दिखाई दी। अब मनी उसे रेशमी कपड़े से टोपी सिलवाना चाहता था, इसीलिए वह दुकान के अंदर गया और उसने देखा दर्जी के पास बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं और वह एक एक करके कपड़े सी रहा है। मनी चूहा उसके पास जाकर बोला, दर्जी जी, दर्जी की मुझे इस कपड़े की अच्छी सी टोपी सील दीजिए। दर्जी ने मनी को गौर से देखा और झटके से बोला, चल हट, मैं चूहों को कुछ नहीं सील देता हूँ। मनी ने फिर से वही गाना गाया, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे कपड़े कतरूंगा। यह सुनते ही दर्जी घबरा गया और उसने कहा, चूहे भैया, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? लाइए लाइए, सबसे पहले आप ही की टोपी सी देता हूँ। ऐसा कहकर दर्जी ने जल्दी से टोपी सी दी। मनी बड़ा खुश हो गया और नाचते नाचते दुकान से बाहर आया।
इसके बाद मनी पूरे शहर में नई टोपी पहनकर घूमने निकल गया और इस तरह से मनी ने अपनी होशियारी से नए कपड़े बनवा लिए। सिख, हमें हमेशा होशियारी से काम करना चाहिए। आज हम सुनते हैं ऊँटों की गिनती। यह कहानी ईरान की लोक कथाओं में बहुत प्रचलित है। बहुत सालों पहले की बात है। यह तब की बात है जब आकाश नाम का एक लड़का अपने 10 ऊँटों के साथ रहा करता था। उसके गांव में पानी नहीं था। आकाश रेगिस्तान में रहता था, वहां आने जाने के लिए और कोई वाहन नहीं था। रेगिस्तान एक ऐसी जगह होती है जहां बहुत सारी रहती होती है और पेड़ पौधे नहीं होते हैं, यहाँ तक कि पानी भी नहीं होता है। ऐसे में ऊंट को पानी पिलाने के लिए सारे गांव वालों को दूसरे गांव ले जाना पड़ता था। आकाश भी अपनी ऊँटों के साथ नजदीक के एक गांव में जाया करता था। आकाश ऊँटों को पानी पिलाने दूसरे गांव ले जा रहा था। पूरे इलाके में उसी गांव में कुआं था। वह 10 ऊँटों को ले जा रहा था। ईरान के इस इलाके में दूर दूर तक रेत के टीले ही दिखाई देते थे। वह चलते चलते थक गया। वह एक ऊँट पर चढ़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि ऊँटों को गिन लेना चाहिए। उसने गिनना शुरू किया, 1, 2, 3, 4, 5, 9। वह घबरा गया। 10वां ऊँट कहाँ रह गया था? वह चिंतित हो गया। वह ऊँट से उतरा और 10वें ऊँट को ढूंढने दूर दूर तक चला गया। आकाश निराश होकर बैठ गया। उसने सोचा, अब क्या हो सकता है? एक ऊँट तो सचमुच खो गया था। वह उसे ढूंढने गया, मगर उसे 10वां ऊँट नहीं मिला। वह भारी कदमों से ऊँटों को लेकर चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर वह ऊँट से उतरकर चलने लगा। चलते चलते उसने फिर ऊँट गिनना शुरू कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 10। आकाश खुशी से उछल पड़ा। शुक्र है 10वां ऊँट आ गया है, उसने भगवान का शुक्रिया किया। वह ऊँट पर बैठ गया और चल पड़ा। थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगी। उसने सोचा, इस नींद को भी इसी वक्त आना था, चलो पहले ऊँट गिन लेता हूँ। ऊँट पर बैठे बैठे वह गिनने लगा, 1, 2, 3, 4, 5, 9। एक ऊँट फिर गायब हो गया था। यह ऊँट से उतरा और 10वें ऊँट को ढूंढने चल पड़ा। उसे ऊँट नहीं मिला। वह उदास होकर लौट आया और ऊँटों के साथ पैदल चलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने ऊँटों को गिनना शुरू किया, 1, 2, 3, 4, 5। इस बार ऊँट पूरे 10 थे। वह हैरान था कि 10वां ऊँट कब आ गया। उसे लगा गर्मी के कारण उसका सिर चकरा गया था। कभी ऊँट कम हो जाते और कभी 10 हो जाते थे। आखिर वह ऊँट पर बैठ गया। कुछ दूर जाने पर उसने ऊँटों को गिनना शुरू किया, 1, 2, 3, 4, 5। इस बार फिर एक ऊँट कम हो गया था। वह घबरा गया। वह ऊँट से उतरा और 10वें ऊँट को ढूंढने गया। ऊँट नहीं मिला और वह चिंतित होकर ऊँटों के साथ चलने लगा। चलते चलते वह ऊँटों को गिनने लगा, 1, 2, 3, 4, 5, 10 ऊँट पूरे 10 थे। उसे समझ में आ गया, यह शैतान का काम था। वह जब ऊँट पर बैठ जाता था तो शैतान एक ऊँट गायब कर देता था। पैदल चलने पर ऊँट गायब नहीं होता था। उसने गुस्से में शैतान को कहा, अरे शैतान, तू नहीं चाहता कि मैं ऊँट पर बैठ कर चलूं? तू मुझे कष्ट में देखना चाहता है। कोई बात नहीं, मैं पैदल ही चलूंगा। इससे मेरा एक ऊँट तो बच जाएगा। इतना कह वह ऊँटों के साथ पैदल चलने लगा। आकाश चलते चलते कुएं के पास पहुंचा। वह थककर चूर हो गया था। उसने पानी पीते हुए ऊँटों को गिना, 1, 2, 3, 4, 5, 10। उसने दोनों हाथ उठाकर भगवान का शुक्रिया करते हुए कहा, हे भगवान, तू बड़ा मेहरबान है। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। तूने 10 के 10 ऊँट पूरे कर दिए हैं। मैं जल्दी से इनको लेकर घर वापस जाता हूँ। यह कर कहकर वो घर की ओर निकाल पड़ा। सिख,
यह कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा अपनी सूझबूझ से काम करना चाहिए। तो देखा दोस्तों, आपको पता चला एक ऊंट कहाँ जा रहा था? क्या सच में ऊंट खो गया था? नहीं। आकाश जिस ऊंट पर बैठता था, गिनती करते समय वह उसे गिनता ही नहीं था। इसीलिए उसे 9 ऊंट मिलते थे। और जब आकाश ऊंट से नीचे उतर आया तो सारे ऊंट मिलते थे। इसीलिए हमें हमेशा सूझबूझ से काम करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। वह अक्सर वेश बदलकर अपने राज्य के गांव और नगरों के भ्रमण पर निकलता और प्रजा के हालचाल लिया करता था। एक दिन वह हमेशा की तरह वेश बदलकर भ्रमण पर निकला। एक रास्ते पर पहुंचकर उसे विचार आया कि क्यों न मैं अपने राज्य के लोगों की परीक्षा लूं, आखिर प्रजा के चरित्र का पता चले। उसने एक रास्ते के किनारे पड़ा एक बड़ा सा पत्थर रास्ते के बीचों बीच ढकेल दिया। रास्ते के बीचों बीच आ जाने की वजह से पत्थर ने आधा रास्ता घेर लिया था। वह रास्ते पर अवरोध की तरह था। राजा पेड़ के पीछे छुप गया और देखने लगा कि कौन उस रास्ते के पत्थर को हटाता है। कई लोग उस रास्ते से गुजरे और रास्ते पर पड़े पत्थर को देखकर अपनी असुविधा जताने लगे। वे राजा की बुराइयां करते कि उसे प्रजा की परेशानियों का ध्यान नहीं है। रास्तों पर इस तरह बड़े बड़े पत्थर पड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें हटाने की कोई व्यवस्था नहीं रहती। किंतु कोई भी इस पत्थर को वहां से हटाने का प्रयास नहीं करता। राजा छुपकर सारा हाल देख रहा था। कई घंटे बीत गए थे, किंतु किसी ने उस पत्थर को हटाने का प्रयास नहीं किया था। राजा दुखी हो गया कि उसके राज्य के लोग कितने स्वार्थी हैं, जो दूसरों की मीन मेख तो निकालते हैं, पर खुद भलाई का कोई काम नहीं करते। वह स्वयं रास्ते पर पड़ा पत्थर हटाने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कि एक किसान पीठ पर धान की बोरी लादे आ रहा है। वह फिर पेड़ के पीछे छुप गया। उसने सोचा, इस व्यक्ति को देख लेता हूं, इसने भी पत्थर न हटाया तो मैं स्वयं हटा दूंगा। किसान पत्थर के पास पहुंचा और ठहर गया। उसने अपने पीठ की भारी बोरी किसी तरह उतारी और एक किनारे रख दी। फिर वह पत्थर के पास गया और उसे हटाने के लिए जोर लगाने लगा। किसी तरह उसने पत्थर रास्ते के किनारे सरका दिया और हाथ झाड़ता हुआ बुदबुदाया, अब इस पत्थर के कारण रास्ते से जाने वाले राहगीरों को कोई परेशानी नहीं होगी। वह अपनी बोरी उठाने के लिए बढ़ने लगा तो उसकी नजर एक पोटली पर पड़ी। वह उसी स्थान पर थी जहां पत्थर पड़ा था। राजा ने ही वह पोटली पत्थर के नीचे दबाई थी। उसके साथ एक पत्र भी था। किसान ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, ये पोटली राज्य के राजा की तरफ से रास्ते का पत्थर हटाने वाले व्यक्ति का पुरस्कार है। किसान ने पोटली खोली। उसके सोने के सिक्के थे। उसने मन ही मन राजा का धन्यवाद किया। फिर सोने के सिक्कों की पोटली कमर में बांधकर और धान की बोरी पीठ पर लादकर अपने घर की ओर चला गया। सीख 1। रास्ते में आने वाली हर बाधाएं उन्नति का अवसर है, इसलिए बाधाओं से डरे नहीं, उनका सामना करें और उन्हें हटाकर जीवन में तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ें। 2। परोपकार करने वाले व्यक्ति को परोपकार का शुभ फल अवश्य मिलता है। ग्रीडी फार्मर, लालची किसान। यह कहानी दक्षिण भारतीय लोक कथाओं में से एक है। ये एक किसान की कहानी है जो एक गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके पास एक छोटी सी जमीन थी जहां वे सब्जियों की खेती करते थे और उन सब्जियों को बाजार में बेच देते थे। गांव में एक सरोवर के पास एक मंदिर बना हुआ था। गांव के लोग सरोवर की देवी को मछली और सरोवर किनारे लगे पेड़ के आम चढ़ाते थे। इसलिए सभी को अपने स्वार्थ के लिए पेड़ और झील का उपयोग करने की मनाही थी। एक दिन किसान मंदिर को पार कर रहा था और उसने देखा कि पेड़ से बहुत सारे रसीले आम लटके हुए हैं। उसने चारों ओर देखा और पाया कि आसपास कोई नहीं था। यह अच्छा अवसर पाकर उसने जल्दी से पेड़ से एक आम तोड़ा और उसे धोने के लिए सरोवर के किनारे चला गया। जैसे ही वह सरोवर में गया, उसने देखा कि कई मछलियां तैर रही हैं। उत्साहित किसान सरोवर से आधा दर्जन मछलियां पकड़ दाचकर खुशी खुशी घर वापस चला गया।
अपने घर पहुंचने पर उसने तुरंत अपनी पत्नी को मछलियां दी और उसे स्वादिष्ट भोजन बनाने को कहा। पर जब पत्नी ने मछली का पहला टुकड़ा खाया तो वह तुरंत बेहोश हो गई। जैसे ही वह बेहोश हुई, पीछे से एक आवाज आई। आवाज ने किसान से कहा कि उसे उसके लालच की सजा मिली है। किसान ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और अपनी पत्नी को बचाने का अनुरोध किया। आवाज ने किसान को आदेश दिया कि मछली बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी बर्तन उसी सरोवर में फेंक दें। उसने वैसे ही किया और इस तरह उसकी पत्नी फिर से उठ खड़ी हुई। यह कहानी हमें कभी भी चोरी न करने और हमेशा नेक रास्ते पर चलने की सीख देती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बड़ा ही लालची कुत्ता रहता था। उसका नाम टाइगर था। एक दिन टाइगर खुली जगह में सैर कर रहा था। रास्ते में उसे एक बड़ी हड्डी मिली। टाइगर ने वो हड्डी मुंह में ली और बड़े लालच से सोचने लगा, अब मैं अच्छी जगह में बैठकर आराम से इसका आनंद लूंगा। टाइगर बड़े खुशी खुशी हड्डी के साथ वापस अपने घर की ओर बढ़ गया। रास्ते में जाते जाते उसे अपना एक दोस्त मिला। वह टाइगर से बात करना चाहता था, लेकिन टाइगर के मुंह में हड्डी होने के कारण उसने जवाब नहीं दिया। टाइगर को लग रहा था कहीं उसका दोस्त हड्डी ना मांग ले, इसीलिए उसने मुंह फिराया और आगे बढ़ गया। आगे चलकर उसे एक लकड़ी का पुल दिखा। उसने सोचा कि मैं उस पार जाकर आराम से हड्डी खाऊंगा। टाइगर उस पुल पर चढ़ गया और धीरे धीरे पुल पार करने लगा। अचानक उसका ध्यान नीचे पानी में गया और उसने क्या देखा, वहां और एक कुत्ता उसे दिखाई दे रहा था, जिसके मुंह में भी एक बड़ी सी हड्डी थी। टाइगर रुक गया और सोचने लगा कि अगर मैं उसे कुत्ते से उसकी हड्डी छीन लूं तो मेरे पास 2 हड्डियां हो जाएगी, बड़ा मजा आएगा। यह सोचते ही टाइगर गुर्राने लगा, लेकिन उसने देखा कि पानी में से भी गुर्राने रहने का आवाज आ रहा है। उसे लगा वह कुत्ता आसानी से अपनी हड्डी मुझे नहीं देगा। अब टाइगर ने भौंकना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने भौंकने के लिए मुंह खुला, उसके मुंह की हड्डी पानी में गिर गई और उसने देखा कि पानी वाले कुत्ते के मुंह से भी हड्डी गिर गई है। तब उसे समझ आया कि वह कोई दूसरा कुत्ता नहीं था, बल्कि टाइगर की खुद की परछाई थी। वह यहां वहां अपनी हड्डी ढूंढने लगा, लेकिन पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण से हड्डी काफी आगे तक चली गई थी और टाइगर को वह दिख भी नहीं रही थी। टाइगर बहुत दुखी हुआ। वह खुद को बड़ा मूर्ख समझने लगा, क्योंकि वह अपने लालच के चक्कर में हड्डी खो बैठा। अब वह केवल खोखला मुंह और पछतावे के साथ खड़ा था। इसके बाद टाइगर ने खुद को समझाया कि लालच कभी भी बुरी बातें कर सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि लालच कभी भी हमारे खुद के बुरे कामों का कारण बन सकता है। हमें अपने इच्छा शक्ति को नियंत्रित करना चाहिए और अपने साथीजनों के साथ साझा करने का आदर करना चाहिए। टाइगर ने यह सबक सीखा और उसने अपने लालच की बजाय सच्चे दोस्ती और साझा करने की महत्वपूर्णता को समझा। द टॉकिंग केव, बोलने वाली गुफा। यह बहुत पुरानी बात है। एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में अलग अलग तरह के बहुत सारे जानवर एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे। उसी जंगल में एक बड़ा खुखार शेर भी रहा करता था। सारे जंगली जानवर उस शेर से बहुत घबराया करते थे। एक दिन की बात है। शेर जंगल में टहल रहा था। टहलते हुए वह बहुत दूर तक निकल आया था। उसे पता भी नहीं चला कि वह कितनी देर से चल रहा है। अब उसे थोड़ी थकान महसूस हो रही थी। चलते चलते उसका ध्यान एक बड़ी सी गुफा की ओर गया। उसे वह गुफा बहुत पसंद आई। उसे आसपास में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे दिख रहे थे और गुफा के बाहर भी बड़ी ठंडी हवा आ रही थी। नन्हे नन्हे पंछी चहक रहे थे। शेर ने गुफा के आसपास देखा और वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं यही रह जाता हूँ। वैसे भी मेरी गुफा कितनी छोटी है। वहां से पानी भी बड़ा दूर है। यहाँ तो सब कुछ कितना अच्छा है और पानी भी नजदीक है। जब भी भूख लगी तो शिकार यहीं पर मिल जाएगा। शेर ने गुफा के आसपास देखा और वह धीरे धीरे गुफा के अंदर जाने लगा।
वह बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहा था। अभी तक तो गुफा में उसे कोई दूसरा जानवर दिखाई नहीं दिया, लेकिन अगर अंदर कोई छुपा बैठा हो तो? शेर ने गुफा को बड़े ही ध्यान से देखा और उसका मन खुशी से झूम उठा, क्योंकि गुफा बिल्कुल खाली थी। शेर अब नई गुफा में ही रहने लगा। दरअसल वह गुफा एक चतुर सियार की थी। सियार अक्सर अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे जंगल में जाया करता था। इस बार भी वह कुछ दिनों के लिए बाहर गया था। कुछ दिनों में सियार अपने जंगल में वापस आ गया। अब वह जल्दी से अपनी गुफा में जाकर आराम करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां रास्ते पर किसके पैरों के निशान बने हैं। सियार रुक गया और पैरों के निशान को गौर से देखने लगा। सियार को तुरंत ही समझ गया कि यह तो शेर के है। उसने जब गौर से देखा तो उसको शेर के पैरों के निशान अंदर जाने के तो है, मगर बाहर निकलने के नहीं है। अब वह ये नहीं समझ पा रहा था कि अब उसने गुफा में जाना चाहिए कि नहीं। फिर उसने एक युक्ति की। वह जोर जोर से गुफा से बोलने लगा, क्या हुआ मेरी प्यारी गुफा? मुझसे नाराज हो क्या? हर बार मैं जब भी बाहर से आता हूँ तो तुम मुझे बड़े प्यार से बुलाती हो, तो आज क्या हुआ? कहीं तुम्हारी तबीयत तो नहीं बिगड़ गई? शेर अंदर बैठा बैठा सियार की सारी बातें सुन रहा था। उसे लगा शायद यह गुफा सही में जादुई हो, इसीलिए तो इतनी अच्छी है। बाकी पूरे जंगल में इसके जैसी गुफा कहीं नहीं है, और यह गुफा रोज सियार के साथ बातें करती होगी, लेकिन वह मुझे नहीं पहचानती है, इसीलिए उसने मुझसे बात नहीं की, या फिर वह मुझे डर गई हो। लेकिन अगर सियार को कोई जवाब नहीं मिला तो उसे समझ जाएगा कि मैं अंदर हूँ। मैं एक काम करता हूँ, गुफा की तरफ से मैं ही बातें कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर शेर ने सियार से बातें करना शुरू कर दिया और उसने पूछा, कैसे हो सियार? कहाँ थे इतने दिन? जैसे ही सियार में शेर की आवाज सुनी तो उसे पता चल गया कि अंदर शेर बैठा है, और अगर मैं गुफा के अंदर गया तो मुझे जरूर खा लेगा। इसीलिए उसने बड़े प्यार से कहा, अरे गुफा, तेरी आवाज को क्या हुआ? ऐसी क्यों आ रही है? तो शेर को लगा कि गुफा की आवाज सुरीली और मीठी होगी, इसीलिए सियार ऐसा कह रहा है। इस बार शेर ने बड़ी ही मीठी आवाज समेत बोला, आओ सियार, अंदर आओ, आराम करो। यह सुनते ही सियार मन ही मन मुस्काया और बोला, नहीं नहीं मेरी प्यारी गुफा, तुम्हें ऐसी स्थिति में कैसे रख सकता हूँ? शेर ने अंदर से कहा, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी फिक्र मत करो और अंदर आ जाओ। अब की बार सियार ने जवाब दिया, शेर जी, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि आपकी आवाज सुनने के बाद भी गुफा में आ जाऊं। वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं कि गुफा कभी बोला नहीं करती, इसीलिए मेरी गुफा भी नहीं बोलती है। मैं तो बस यही पता करना चाहता था कि अंदर कोई है या नहीं। अच्छा हुआ कि आपने जवाब दे दिया, मैं तो चला। ऐसा कहते ही सियार वहां से भाग गया और अपनी होशियारी से खुद की जान बचाई, और शेर अंदर बैठा अपनी मूर्खता पर पछताता रह गया। सिख एक, किसी भी परिस्थिति में अपनी सूझबूझ से काम ले। दो, शेर की तरह किसकी बातों पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। Please like and subscribe our YouTube channel so that you will be informed when any new video is uploaded. कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होने पर आपको सूचित किया जा सके।